Okay, so we are going to start a new topic, and that is called ANOVA और ANOVA एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसे बोलते हैं, ठीक है। और इसकी हम बात करेंगे। अब इसको हम समझते कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं हम इसके लिए। कैन यू सी द स्लाइड ऑन विच इट्स रिटन लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल। आपको स्लाइड शो नजर आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, इस पे ma'am. लिखा है लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल, राइट? Yes, ma'am. तो एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि एनोवा का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ इस तरीके का डेटा कलेक्ट किया है कि 20 नंबर हैं, ठीक है। और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट एंड मशीनरी वाला प्लांट है हमारे पास, या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कह लो या डिपार्टमेंट्स कह लो, वट। और हमने 4 लोगों से पूछा कि कौन कहाँ पे कितना, मतलब रिस्पोंडेंट से हमने ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिनसे हमें ये पता चल रहा है कि उनका मोटिवेशन लेवल क्या है, ठीक है, टू चेक देयर मोटिवेशन लेवल। सो वी आस्क्ड देम। तो प्लांट 1 के लिए रिस्पोंडेंट 1 कहता है कि 14 पॉइंट्स उसने आंसर दिया है, कि आउट ऑफ 20 उसने 14 पॉइंट्स पॉजिटिव बोला मोटिवेशन के लिए। नंबरिंग कर दी हमने, एक तरीके से प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया, और यहाँ से अब हमारे पास इस फॉर्मेट में डेटा आ गया है, ठीक है। आपको डेटा समझ में आया? क्या डेटा है कि 3 डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है हमारे, और उसमें 4 लोगों को लिया, उनसे पूछा है, उनसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं, इंडेक्स बनाया है एक, कि हम आपका मोटिवेशन लेवल कितना है, टू एसेस देयर मोटिवेशन लेवल, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड द डेटा? ओके, मैं दोबारा बताती हूँ। इट इज लाइक वी आर मेकिंग सच क्वेश्चंस जहां से हमें ये पता चल सके कि लोगों का, जैसे फॉर एग्जांपल किससे अगर हमने पूछा कि आपको यहाँ काम करना अच्छा लगता है, हाउ रेट योर लेवल ऑफ लाइकिंग ऑफ वर्किंग एट दिस प्लांट, ठीक है, हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो जिसने स्ट्रांगली एग्री बोला हमने उसको 3 नंबर दे दिए, जिसने एग्री बोला उसको 2 दे दिए, समवट एग्री वाले को 1 दे दिए, न्यूट्रल वाले को 0 दे दिए, ठीक है। ऐसे माइनस में चले गए, ऐसे प्लस में। तो ऐसे हमने एक लिकर्ट स्केल बनाया एटीट्यूड मेजरमेंट के लिए उसका, और इस तरीके से हमने उसका डेटा कलेक्ट कर लिया। अब उन सब पॉइंट्स को जब हमने ऐड किया तो रिस्पोंडेंट 1 जो कि फर्स्ट पर्सन है, जिसने हमारे इस क्वेश्चनर को आंसर किया है, उसने 14 पॉइंट बने उसके, कि मतलब उसका जो मोटिवेशन लेवल है 20 में से 14 है, यानी कि 70% आप कह सकते हो, ठीक है। ऐसी 20 में से इसके 8 नंबर है, यहाँ पे 8 नंबर है, लेकिन रिस्पोंडेंट 2 यहाँ पे ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है प्लान 2 में, है ना। रिस्पोंडेंट 3 यहाँ बिल्कुल मोटिवेटेड फील नहीं करता है, और जहां पे रिस्पोंडेंट 1 8 फील कर रहा है, वो सिर्फ 1 नंबर उसने दिया है। तो सबकी चॉइस से नंबर दिए प्लांट को। अब आपको समझ में आया डेटा कैसा है ये? Yes, ma'am. ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है कि क्या, ये हमारा क्वेश्चन है कि क्या ये प्लांट्स सेम है, या ये जिस तरीके से डेटा, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा ना, यहाँ भी 14 नंबर है, यहाँ भी 14 नंबर है, लेकिन ये रिस्पोंडेंट वर्क के अकॉर्डिंग है या ये स्पेंड, तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये प्लांट्स में डिफरेंस है, ये लोगों में डिफरेंस है, ये डेटा में डिफरेंस है। डिफरेंस कहाँ है? वेयर इज द वेरिएंस? क्यों इतना डेटा ये डिफरेंट आ रहा है? हम इसको जब एनालाइज करना चाहते हैं तो वहां हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं, लेकिन करते किसके थ्रू है? एवरेज के थ्रू, ठीक है। तो कई बार ऐसा ही बोला जाता है। तो अब हम व्हाट वुड यू लाइक टू इन्फर फ्रॉम दिस डेटा, है ना। सो आर यू लुकिंग एट, तो हम ये देख रहे हैं कि जो मोटिवेशन लेवल है, वो डिपेंड करता है आप कौन से प्लांट में काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे रिस्पोंडेंट 1 का मोटिवेशन फर्स्ट प्लांट में बहुत ज्यादा था, राइट, लेकिन रिस्पोंडेंट 2 का प्लांट 2 में ज्यादा था। तो इसके अंदर क्या हुआ कि मोटिवेशन लेवल जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा है। तो जब कोई चीज ऐसे डिपेंड करती है तो एक हमारा बन जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक बन जाता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से प्लांट में काम कर रहे हो, इसलिए प्लांट्स जो है वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाते हैं, और मोटिवेशन जो है वो डिपेंडेंट बन जाता है। हमें ये देखना होता है कि किसके चेंज होने से हमारे रिजल्ट में चेंज हो रहा है। हम क्या मेजर कर रहे हैं? हम मोटिवेशन मेजर कर रहे हैं। वो डिपेंड किस में करता है कि आप किस प्लांट पे काम कर रहे हो, है ना। प्लांट नहीं डिपेंड करा मोटिवेशन पे, मोटिवेशन डिपेंड करा है कि आप कौन से प्लांट में काम कर रहे हो। सो इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू?
Yes, ma'am. ना। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो डेटा स्केल्स, ये जो वेरिएबल्स हैं, इनका स्केल हमने बताया था मैंने आपको। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये न्यूमेरिक हमारे पास है, और ये रेशो या इंटरवल स्केल, जैसे हम लोग जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर रहे थे, ये वहीं से आगे चल रहा है हमारा। तो हमने बताया था कि ये जो है वो रेशो और इंटरवल स्केल में होता है। प्लांट्स जो है वो एक बार को हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल जो वो कैटेगोरिकल वेरिएबल हो सकता है, या जो हम नॉमिनल वेरिएबल बोल रहे थे वो हो सकता है। लेकिन जिसको हमने मेजर करना है, जैसे यहाँ मोटिवेशन मेजर कर रहे हैं, वो हमारा रेशो और इंटरवल स्केल पे होगा, तभी हम एनोवा को लगा पाएंगे। ठीक है। और ये जो प्लान्स हैं, ये हमने कोई भी नंबर दे दिया, हम इनको एबीसी दे दें, 1 2 3 दे दें, इसको हमने कैटेगराइज करना है बस। हम ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जिसको हम अलग अलग कैटेगोरिकली रख सकें। ठीक है। दूसरा हम क्या एक देखते हैं, जैसे होता है रिस्क, बीटा बीटा शो करता है रिस्क को। तो किस इंडस्ट्री में कितना रिस्क है, ये उसका बीटा होता है। ठीक है। जब हम स्टॉक एक्सचेंज वाला सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस वाला, तो हम इसकी बात करते हैं कि रिस्क कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। जैसे अगर आप, कैन यू गिव मी अ नेम ऑफ एनी इंडस्ट्री विच इज वेरी सेफ एंड ऐसी इंडस्ट्री विच इज वेरी अनसेफ, बताइए। एक ऐसी इंडस्ट्री का नाम बताइए जो बहुत सेफ है, और ऐसी इंडस्ट्री का नाम बताइए जो बहुत सेफ नहीं है। किस बेसिस पे मैम? प्रॉफिट पे? प्रॉफिट पे, इनकम्स पे, किसी भी बेस पे आप ले सकते हो। HUL सेफ है, ओके। और नहीं, मुझे रिलायंस में तो इंडस्ट्री का सारे, नाम बताइए। हाँ। रिलायंस सेफ है, टाटा हम्म सेफ है, हम्म और जो न्यू कंपनीज है वो अनसेफ है, जो मतलब अभी आप नई है, मुझे मार्केट में प्रोडक्ट नहीं वाइज है। बताइए। चलो अच्छा, मुझे आप प्रोडक्ट वाइज बताओ, कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके प्रोडक्शन इज कंसीडर एज टू बी सेफ, एंड कौन, अगर आप उस इंडस्ट्री में काम करो तो आपके फ्लक्चुएशंस जो हैं वो ज्यादा नहीं होंगी प्रॉफिट में। मैम जो डेली यूज के होते हैं प्रोडक्ट्स, हम्म उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता प्रॉफिट में, क्योंकि वो मतलब लोग खरीदते ही हैं। हम्म। और मतलब जो चीज महंगी होती है, ज्यादा लग्जरेबल होती है, उसमें होता है फ्लक्चुएशन ज्यादा, शायद। राइट। ठीक है। और कोई कुछ ऐड करे इसमें? एनीबडी वांट्स टू ऐड हियर? जैसे कि अभी हमें रूपा, राइट, रूपा टोल्ड अस ना। यस मैम। हाँ, तो जैसे अभी हमें रूपा ने बताया, ऐसे हम और ले सकते हैं। जैसे हमारा जो डिफेंस की इंडस्ट्री है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, दीज इंडस्ट्रीज आर कंसीडर्ड मोर और लेस सेफ, है ना, क्योंकि इनमें कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमारी बनी रहेगी। लेकिन जो लग्जरी आइटम्स हैं, वो इतनी इंडस्ट्री हमारी सेफ नहीं मानी जाती है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि इंडस्ट्री कैसी है उस पर डिपेंड कर रहा है हमारा बीटा या हमारा रिस्क कैसा है। इसलिए इंडस्ट्री हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और बीटा जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। राइट। अगेन हम जैसे बात कर रहे थे कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो रेशियो इंटरवल स्केल्स पे होना चाहिए, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल हो सकता है, नॉमिनल वेरिएबल हो सकता है। जैसे अब सेल्स है, ठीक है, कि किस तरीके का प्रोडक्ट है, कैसा उसका डिस्प्ले है, उस पर डिपेंड करेगा, उस कैसा आप उसका कितना एडवर्टाइजमेंट करते हो, है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी सेल्स कैसी है ना। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या यूज करते हैं, एनोवा, विच इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है। जब हमारा ये एक ऐसा टूल है जो हमें हेल्प करता है, हम ये देखते हैं कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, जिसमें y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमारा रेशियो या इंटरवल स्केल पे है, और x जो है वो हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो कि कैटेगोरिकल वेरिएबल है, यानी कि इसमें अलग अलग वेराइटीज है ना, उसमें वेराइटी है। अगर वेराइटीज हैं तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, इसको हम कैसे समझते हैं कि इट इज अप्लाइड व्हेन वन हैज मोर देन वन सैंपल्स अंडर स्टडी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशंस,
और सेम पॉपुलेशंस विद डिफरेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे हमने अलग अलग तरीके, जैसे अभी हम जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं जिसमें हम मोटिवेशन लेवल और पीपल की बात कर रहे हैं, तो वो पीपल जो हैं वो अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग प्लांट में काम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम ऐसी एक ड्राइव रन करते हैं या हम ऐसा कह सकते हैं ट्रेनिंग उनको देते हैं, और फिर हम पूछें कि जिसने ट्रेनिंग ली उसका क्या इन्फ्लुएंस है, या जिसने नहीं ली उसका क्या इन्फ्लुएंस है। या हमने सपोज 3 एजेंसी हायर करी है ट्रेनिंग के लिए, तो हमने उनको अलग अलग जगह अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग के लिए भेजा। अब हमारे एम्प्लॉयज तो सेम ही है ना, लेकिन क्योंकि उनको अलग अलग ट्रीटमेंट मिला, अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग मिला, तो क्या उनकी लर्निंग में कोई फर्क है? तो जब हम ऐसा स्टडी करते हैं, देन वी डू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसमें क्या करते हैं, जैसे हम अभी तक टेस्टिंग में बात करते हैं, हम हाइपोथेसिस टेस्ट, है ना, हम यहाँ पे भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं और फिर देखते हैं कि उनके मीन डिफरेंसेस क्या हैं, उनके एवरेज, उनका डिफरेंस निकालते हैं और फिर उनका एवरेज निकाल लेते हैं। अभी मैं इसको आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि इसका क्या प्रोसेस है। हम ये देखते हैं कि क्या उनके एवरेजेस में जो अलग अलग हमने प्लांट, जैसे मैंने बताया कि हमारे 3 अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग एजेंसी से, और हमें ये पता लगाना है कि हमारे एम्प्लॉयज को कहाँ सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमने अपने सारे एम्प्लॉयज का टेस्ट कराया। तो जब हमने उसका उनका एक टेस्ट ले लिया, उनके जो मार्क्स आ गए, ठीक है, अब वो मार्क्स क्या है, अलग अलग एम्प्लॉयज हैं, अलग अलग ट्रेनिंग से पास हुए हैं, है ना, तो हम उनके अलग अलग के एवरेजेस निकालेंगे उनके मार्क्स का, और फिर हम देखेंगे, फिर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, एंड देन वी विल सी दैट हाउ दिस इज हैपनिंग, ठीक है, वेदर देर इज एक्चुअली अ डिफरेंस और नॉट अ डिफरेंस। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं तो हम नल हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, है ना, और फिर हम उसको नल हाइपोथेसिस के बाद हम उसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं कि देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो जब ये जो प्रोसेस है, तो उसको हमें कैसे स्टडी करना है, यहाँ पे हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के थ्रू करेंगे। तो इसमें लिखा है कि कई बार हम ये बोलते हैं कि हम इसमें वेरिएंस एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम तो वेरिएंस का पता तो लगा रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू लगा रहे हैं, उनके मीन्स के थ्रू लगा रहे हैं, क्योंकि एवरेज के थ्रू हम पता लगा रहे हैं कि क्या उनके जो डिफरेंस आ रहा है वो उनके एवरेजेस में आ रहा है, ना कि उनके वेरिएंसेस में। उनके एवरेजेस से पता लगाते हैं। अगर हम ये मान लें कि सारे का सारे सैंपल्स एक ही पॉपुलेशन से आ रहे हैं, जैसे हमने बोला हमारे सारे एम्प्लॉयज हैं, treatment across has no effect, then the variation among the means and standard deviation across the group will be due to only sampling error, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर उनके एवरेजेस में एक हमने जो सेट कर दिया कि इतने से ज्यादा डिफरेंस अगर नहीं है, तो हम ये बोलते हैं कि लोगों में डिफरेंस नहीं है, ना ही जो ट्रीटमेंट चल रहा है उनमें डिफरेंस है, बल्कि हमने पॉपुलेशन की जगह सैम्पलिंग किया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम 2 तरीके से वेरिएशन को देखते हैं। जैसे हम एग्जांपल, फिर से मैं वही एग्जांपल जो हम डिस्कस करें उसी की बात कर रही हूँ। हम 2 तरीके से वेरिएशन को देखते हैं। एक वेरिएशन देखते हैं विद इन ग्रुप्स और एक वेरिएशन देखते हैं अमंग ग्रुप्स। मतलब एक तो हमने एजेंसीज जो हैं उनमें देखा उनके ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है। एक हमने देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने एक एजेंसी के पास सारे इंटेलिजेंट लोग भेज दिए थे और एक इंटेलिजेंस के पास सारे थोड़े कम इंटेलिजेंस वाले लोग भेजे थे। तो ऐसा तो नहीं है कि जो हमने ग्रुप भेजे हैं उन्हीं में ही प्रॉब्लम हो। तो एक, अगेन आई रिपीट हाउ आई सेड, जैसे आप लोगों की क्लासेस हैं, ठीक है, मान लो आपके 4 सेक्शंस हैं क्लास के। एक वेरिएशन तो क्या होता है, सेक्शन बाय सेक्शन डिफरेंस है कि सेक्शन ए इज क्वाइट डिफरेंट देन सेक्शन बी, सेक्शन बी इज क्वाइट डिफरेंट देन सेक्शन सी। एक ये डिफरेंस हो सकता है कि उनमें जो बच्चे हैं उनमें आपस में डिफरेंस है, उस ट्रीटमेंट में फर्क नहीं है, एजेंसी तो सेम ही पढ़ा रही है सबको, लेकिन वो जो हमारे पर्सन्स वहां पे गए हैं उनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो एक विद इन द ग्रुप्स बोला जाता है, एक अमंग द ग्रुप्स बोला जाता है, और फिर हम इन दोनों को मिला देते हैं एंड देन वी सी के दोनों तरीके से चेक करेंगे कि लोगों में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए और उनके ट्रीटमेंट्स में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी डिफरेंस है तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसलिए एनोवा क्या करता है, टू टेस्ट वेदर दीज वेरिएशंस आर इक्वल इज द मेन पर्पस ऑफ एनोवा। हमें यही देखना है कि जो इसमें डिफरेंस आ रहा है
क्या वो सेम है सब जगह, कोई डिफरेंस नहीं है? अगर नहीं है तो फिर ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंस है तो हम वी विल पोर्ट्रे कि नहीं, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो होगा वो एक्सेप्ट होगा और नल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम दो तरीके से कैसे डिफरेंस निकाल रहे हैं इसमें, विद इन द ग्रुप्स एंड अमंग ग्रुप्स, की ग्रुप में आपस में या ग्रुप्स के बीच में। इसको हम और एक एग्जांपल जब हम करेंगे तो हम उससे समझ में आएंगे। अगर हमारे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हो रहे हैं वो एक ही फैक्टर से रिलेटेड हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं वन वे एनालिसिस, और हमारे कोर्स में वन वे ही है। अगर ये फैक्टर्स हमारे ज्यादा हो जाएंगे तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर हम उसको एसपीएसएस, एक सॉफ्टवेयर आता है, कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, एसपीएसएस भी एक सॉफ्टवेयर आता है, हम उसके थ्रू करते हैं, है ना। वैसे तो हम ये कैलकुलेशंस भी उसके थ्रू करेंगे, लेकिन जो 2 फैक्टर 3 फैक्टर होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और हमारे कोर्स में वन पे गया है कि हम एक तरीके से स्टडी कर रहे हैं। तो एनोवा क्या कर रहा है, टोटल वेरिएशन को दो में डिवाइड कर रहा है ना, एक अमंग द ग्रुप्स, एक विद इन द ग्रुप्स, इन दोनों में डिवाइड कर रहा है कि ग्रुप के बीच में एक ग्रुप, एक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, या विद इन दिस ग्रुप की सेक्शन ए के बच्चों में भी आपस में डिफरेंस है, सेक्शन बी के बच्चों में भी आपस में डिफरेंस है ना, तो एक रो वाइज हो जाता है, एक कॉलम वाइज हो जाता है, ठीक है। और इसमें हम नल हाइपोथेसिस यही बनाते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, ना तो रो वाइज डिफरेंस है ना कॉलम वाइज डिफरेंस है, सबके एवरेजेस बराबर हैं, तो दिस इज अवर नल हाइपोथेसिस। लेकिन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि कम से कम दो मीन्स, ये सारे एवरेज है ना, मीन है, कम से कम दो मीन्स आर डिफरेंट, ठीक है। इट इज assumes that there is no difference between k samples behavior and hence their means would be same, alternatively their means would not be same, है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम दो में डिफरेंस आ गया, ये हमारा ऑल्टरनेटिव हो गया। ज्यादा में भी हो सकता है, हम एटलीस्ट 2 बोल रहे हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है इसको आप नोट कर लीजिए, जो वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स है उसको डिवाइड कर देते हैं वेरिएशन विद इन द ग्रुप्स, ठीक है। बिटवीन द ग्रुप्स यानी कि सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों में जो आपस में डिफरेंस है उसको डिवाइड कर देंगे, जो सेक्शन ए में आपस में पूरे सेक्शन ए के बच्चों में डिफरेंस है और सेक्शन बी के बच्चों में डिफरेंस है ना। तो इसमें जो इसलिए हम इसका एक जो टेस्ट स्टैटिस्टिक लगता है, जो टेबल वैल्यू जिसकी कैलकुलेट होती है, दैट इज एफ, एफ टेस्ट है ये। तो एफ टेस्ट होता है जो एनोवा टेस्ट होता है, जो ये एफ टेस्ट है यहाँ पे हमारी ये वैल्यू कैलकुलेट होके आती है, इसको हम टेबल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगेन अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द टेबल वैल्यू, ठीक है, तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। और दूसरा तरीका क्या है इसमें, अगर ये वैल्यू क्योंकि ये जनरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये ट्रू है। लेकिन अगर ये 1 से ज्यादा है तो हम मान लेते हैं कि ये फॉल्स है। null hypothesis were to be true when then the f statistics is approximately equal to 1 or otherwise। तो हम इस तरीके से इसको फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम और अच्छे से पता चल जाएगा आपको कि हम क्या कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने अभी तक क्या डिस्कस किए कि एक तो ये टेस्ट ऑफ इक्वालिटी अमंग द मीन्स है, नॉट वेरिएंस, ठीक है। सो हम वेरिएंसेस को नहीं टेस्ट करें, हम टेस्टिंग मीन्स पे लगा रहे हैं, लेकिन उस मीन्स की टेस्टिंग से उनके बीच में जो वेरिएशन है वो टेस्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बोलते हैं। तो लेकिन हम वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल रहे हैं इसमें। And it says that at least 2 means are different out of k means of the k samples। मान लो हमारे पास k samples है, यहाँ पे मान लो हमारे पास 10 samples हैं, ठीक है। हमने बोला जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा कि कम से कम 2 मीन्स डिफरेंट हो गए, कि अगर 2 में भी फर्क आ गया तो सारे तो सेम नहीं है ना, सारे सेम होंगे तो हम मानेंगे, ठीक है, कि नल हाइपोथेसिस इज करेक्ट, ठीक है, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। लेकिन अगर एक भी डिफरेंस हो गया यानी कि 2 में भी डिफरेंस आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। इसमें वेरिएंसेस ऑफ पॉपुलेशन को हम मान लेते हैं कि पॉपुलेशन हमारी सेम है, उसी पॉपुलेशन में से लोग आ रहे हैं, हमारा एक ही कॉलेज है वहीं से बच्चे आ रहे हैं, और इट इज अ पैरामेट्रिक टेक्निक। हमने लास्ट क्लास में पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक की बात करी थी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मेलिटी है, न्यूमेरिक है, इंटरवल स्केल का डेटा है, रेशियो स्केल का डेटा है, इसलिए इसको पैरामेट्रिक टेक्निक बोलते हैं। ये देखो
ऐसी एक टेबल बनाई जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आपकी बुक्स में भी दी गई है। पूरे इसमें यही एक सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एनोवा सिर्फ आप इसी टेबल से समझ सकते हो, लेकिन इसकी बैकग्राउंड समझाने के लिए मैंने इतना बताया। देखो, हमारा दो तरीके से सोर्सेज ऑफ वेरिएशन दो हो सकते हैं, या तो बिटवीन होगा या विद इन होगा। तो हम क्या करेंगे, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स निकालेंगे, यानी कि जो उनका डिफरेंस है उसका सम ऑफ स्क्वायर्स विद बिटवीन निकालेंगे, या हम उसके विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स निकालेंगे। सम ऑफ स्क्वायर का मतलब वही है कि स्क्वायर करके सम कर दो। अभी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। फिर हम निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मैंने आपको बताया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है हमारा, टोटल तो n-1 ही आता है, लेकिन क्योंकि ये बिटवीन द कॉलम्स है तो जितने कॉलम होंगे उसमें से -1। और विद इन कैसे निकलेगा, n-c। टोटल में से जितने हमारे कॉलम्स होंगे, जितनी उनकी कैटेगरीज होंगी, उसको माइनस कर दिया। इसको करने से हम क्या करेंगे, मीन सम ऑफ स्क्वायर। तो जो सबसे लास्ट में, तो उसको सबसे पहले करना है, आपको स्क्वायर करना है, फिर आपको उसका सम करना है, फिर आपको उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, आई रिपीट, MSS क्या मतलब है, पहले स्क्वायर करना, फिर उसका सम निकालना, फिर उसका एवरेज निकाल देना। तो इसको बोलते हैं MSS। ये बिटवीन हो गया, ये विद इन हो गया। एफ रेशियो अभी हमने देखा था कि ये जो बिटवीन है डिवाइडेड बाय विद इन है। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इनको ये डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे। तो बिटवीन ग्रुप्स देखो, यहाँ पे इसी बात को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। मान लो अगर हमारे के सैंपल्स हैं या हमारी के कैटेगरीज हैं, ठीक है, तो हम बिटवीन द ग्रुप्स कैसे निकालेंगे कि जितना हमारा एवरेज होगा उसको माइनस करेंगे एवरेज में से हर एक को, और उसका स्क्वायर निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर करो और फिर उसका सम कर दो। ठीक है, और स्क्वायर किसका हो रहा है, डिफरेंस का। और फिर ऐसे निकालेंगे एरर विद इन द ग्रुप्स। कैसे निकालेंगे, n-k। के इज अवर कितने हमारे कॉलम्स हैं या कितनी हमारी वेराइटी है। और इनको भी हमें क्या करना है, सम ऑफ जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स है ये भी मैं आपको बताती हूँ, और फिर उसको निकाल के डिवाइड किससे करना है, n-k से, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम डिवाइड करते हैं। और लास्ट पे हम टोटल निकालते हैं n-1। लेट्स डू एन एग्जाम्पल, तब आपको वहां से क्लियर होगा। ये SPSS का रिजल्ट आता है ऐसा, बट आई शो यू अनदर एग्जाम्पल। हम आपकी एक बुक का एग्जाम्पल लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम, आ रहा है समझ। ठीक, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ इसका, जो आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, जो मैंने एक PDF में कन्वर्ट कर दिया है। आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन अगेन विद यू गाइस। Okay, just one second. Can you see my screen? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कंपनी है जिसने 4 सेल्समैन अपॉइंट किए हैं, ठीक है, A, B, C एंड D, एंड ऑब्जर्व करती है उनकी सेल्स 3 सीजन है, समर, विंटर और मॉनसून। तो उनकी जो सेल्स है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, समर में A सेल कर रहा है 36, B भी 36, C 21, D 35, टोटल 128। और विंटर में 28, 29, 31, 32, टोटल 120, और मॉनसून में इतना। ठीक है, टोटल हमने रो वाइज भी टोटल निकाल लिया, कॉलम वाइज भी टोटल निकाल लिया। अब आपको कैलकुलेट करना है, इसका कैरी आउट करना है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि सेल्समैन में डिफरेंस है इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, या सीजन में डिफरेंस है इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस है। मतलब वी वांट टू सी वेदर दीज सेल्समैन आर इक्वली एफिशिएंट और नॉट। ये हम चेक करना चाहते हैं, क्योंकि किसी का 90 आ रहा है, किसी का 93 आ रहा है, लग भी रहा है कि सेम सा है और डिफरेंस भी लग रहा है,
तो पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है अगर ये डिजिट्स हमारी जो वैल्यूज है वो सिंगल डिजिट में होती तो ठीक था, क्योंकि कई बार क्या होता है जब कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है ना तो हमें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक थ्योरी ये कहती है कि अगर आप पूरी की पूरी टेबल को किसी भी नंबर से प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एनी ऑपरेशन यू डू, तो उस टेबल का जो स्टैटिस्टिकल इफेक्ट है ना वो सेम रहता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखते हुए हमने क्या किया, हमने ये हाइपोथेसिस सेटअप किया कि कोई डिफरेंस नहीं है सेल्समैन में या सीजन्स में। कोई भी सीजन हो हमारी सेल्स सेम ही रहती है, इम्पैक्ट नहीं आता, और कोई भी सेल्समैन हो हमारी सेम सेल फिर से सेम रहेगी, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, सबको ना 30 माइनस कर दिया सब में से, जिससे क्या हो कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। तो जब हमने इसमें से 30 माइनस, मतलब इट इज लाइक वी डिड 36 माइनस 30, 28 माइनस 30, 26 माइनस 30, तो आया 6 माइनस 2 माइनस 4। फिर से हमने यहाँ पे भी किया 6 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पे भी क्या है, सब में से 30 माइनस कर दिया, तो हमारी टेबल का स्टैटिस्टिकल इम्पैक्ट जो है वो सेम रहेगा। दैट इज व्हाट इट इज सेड। ये थ्योरी है जो ऑलरेडी प्रूवन है, हम उसकी प्रूविंग में नहीं जाते हैं, हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसको यहाँ पे किया और फिर हमने क्या किया है, अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन और टोटल। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे माइनस करके इन सबका टोटल निकाल लिया। कुछ नहीं किया, सिंपल 30 माइनस किया है और टोटल निकाल लिया, और ये हमारा ग्रैंड टोटल 0 आ गया। ठीक है, इट्स ओके। तो एक करेक्शन फैक्टर लगता है इसमें, क्योंकि जब हम ये इस तरीके का माइनस करते हैं तो करेक्शन फैक्टर लगता है। उस करेक्शन फैक्टर को कैसे निकाला जाता है, ये जो ग्रैंड टोटल है डिवाइडेड बाय एन, यहाँ पे एन जो है वो 12 है, 12 आइटम्स है बेसिकली, चार, अरे की इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3। तो हम करेक्शन फैक्टर लगाते हैं ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, यहाँ तो 0 ही है तो 0 ही आ गया। फिर हम निकालते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सेल्समैन की ए बी सी डी, ये जो चारों सेल्समैन हैं इसमें कोई डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंस के लिए हमने क्या करना है, पहले इनका जो सम ऑफ स्क्वायर्स निकाला ना, इनका हमने स्क्वायर किया। ठीक है, उस स्क्वायर को डिवाइडेड बाय 3, जितना ये है n, इनका मतलब हमने एवरेज निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका टोटल डिवाइडेड बाय 3, इसका टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, सब सम ऑफ स्क्वायर्स है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर किया, उसका एडिशन किया, और सबका एवरेज जो है हमने वहां पे एवरेज निकालते गए और हम करते गए, और आंसर हमारे पास समहाउ, इसका आंसर हमारे पास जो है माइनस, ये माइनस करेक्शन फैक्टर है, इसका आंसर हमारे पास आ गया 42, SSC, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सेल्समैन। ये आपको समझ में आया, हमने सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम्स या बिटवीन सेल्समैन कैसे निकाला। मैम 30 माइनस क्यों किया, मतलब 30 किसी बेस पे क्या है? हम 25 भी कर सकते थे, हम 35 भी कर सकते थे, हमें लगा 30 जो है इसका नियरेस्ट नंबर रहेगा। अगर हम 35 करते हैं, डेटा को देख के आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, यू कैन टेक एनी नंबर, यू कैन टेक इवन 100 here, लेकिन 100 लेने का हमें फायदा नहीं होता, हमें ये देखना होता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे कुछ नंबर ज्यादा है कुछ नंबर कम है, तो उससे क्या होता है सारी आंसर जो हमारे सिंगल डिजिट में आ जाते हैं। तो अब देखो आगे चल के आपको इतनी बड़ी स्क्वायर की कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, सोचो यहाँ अगर यहाँ पे 12 या हम 35 का 35 रहने देते तो 35 का स्क्वायर करते करते आपको कितना वो होता, दैट साइड है, यू कैन टेक एनी नंबर। मैम एवरेज ले सकते हैं इनका टोटल करके? हाँ एवरेज ले सकते हैं, एक्चुअली 30 एवरेज ही है, बट आप कोई भी नंबर ले सकते हो। एक तरीके से इसको बोलते हैं शिफ्टिंग द ओरिजिन, हमने ओरिजिन ही शिफ्ट कर दिया उसका। एक्चुअली जो आप एवरेज की बात करो 30 का है तो एवरेज ही 360 डिवाइडेड बाय 12, लेकिन उसका बेस सिर्फ एवरेज नहीं है लेना, बेस ये है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे नंबर ऐसे हैं जो तो 20s की लाइन में या 30s की लाइन में, तो अगर हम 30 लेते हैं तो हमारा कोई भी डबल डिजिट नहीं आएगा, अगर एक आध कोई डबल डिजिट आ भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है, बस ये बात है। ओके मैम। ठीक है, एनी अदर डाउट सो फार? नो मैम। ठीक है, आपको ये सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन निकालना आया, कॉलम्स लिए, कॉलम्स का टोटल लिया, टोटल को स्क्वायर किया डिवाइडेड बाय जितने एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के 3 है तो इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है,
ये हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स आया। अब हमें इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमने डिवाइड किया, क्योंकि ये हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनती है कॉलम -1 C-1। अभी हमने टेबल मैंने आपको दिखाई थी, तो इसलिए ये 3 आया, तो हमारा ये आएगा। अभी हम इसको आगे चल के डिवाइड करेंगे टेबल में। अब हमें निकालना है सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सीजन्स। सीजन्स में डिफरेंस निकालना है, तो सीजन के सामने का जो टोटल है, ठीक है, सीजन के जो सामने का टोटल है हम उसको स्क्वायर करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 सीजन है हमारे। सो n-1 यहाँ पे r-1 रो -2, क्योंकि अगर हम 2 में हमने वैल्यू रख दी तो तीसरे में ऑटोमेटिकली वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सीजन निकाला, सीजन्स के बीच वाला डेटा लिया जिसको हमने रो वाइज लिया, और यहाँ ऊपर हमने सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सेल्समैन जो कि कॉलम से हमारे कॉलम वाइज निकाला, तो कॉलम का टोटल लिया और उसको स्क्वायर किया और डिवाइडेड बाय जितने भी उनका एवरेज निकाला। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो बताइए। नो मैम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स निकालेंगे जिसको बोलते हैं हम SST। यहाँ पे हम सारी वैल्यूज ले लेंगे, 6 -2 -4 6 -1 -2 सारी, और सबका स्क्वायर कर डालेंगे और माइनस कर देंगे करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर उसी पर्पस के लिए क्योंकि हमने इसका ओरिजिन चेंज किया था। तो सबका स्क्वायर, सबका टोटल निकाला और यहाँ पे हमने रख दिया 210, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 12 - 1 यानी कि 11 आ गया। तो हमारे पास ये SST आ गया। अब हम एक निकालते हैं SSE, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर, कि कोई गलती इसमें हो सकती है। तो उसका फॉर्मूला होता है SST - SSC - SSR, जो हमारे तीनों निकले हैं ना, कि टोटल में से कितना सम ऑफ स्क्वायर्स कॉलम है, कितना सम ऑफ स्क्वायर हमारा रोज के बीच में है। इसको करने के बाद हमारा आ जाता है 136, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है R-1 और C-1। ठीक है, तो जो जो हमने कैलकुलेशन करी, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, एनोवा टेबल। तो एनोवा टेबल क्या कहती है, हमारे यही सम निकले थे ना, 42 भी आया था, 32 भी आया था और 136 भी आया था, है ना, और इन सबकी हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स निकाल दिए। तो मीन जो है इनका, मीन कैसे निकलेगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, जितना सम ऑफ स्क्वायर है डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो 42 डिवाइडेड बाय 3 दैट कम्स 14, 32 divided by 2 that comes 16, और 136 divided by 6 is 22.67। तो अब हमारी F वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो वेरिएशन है हम ये देखेंगे कि वो वेरिएशन किस किस के बीच में है। तो 1.62 आया, इसकी वैल्यूज 1.42 आई। अब अगर हमने टेबल वैल्यू देखनी है, इसकी टेबल वैल्यू ऑफ F 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमने देखी, तो V1 is 6, और ये क्यों 6 आ रहा है, क्योंकि ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है 22.67 का, और जो ये 14 आ रहा है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। तो जो टेबल वैल्यू में देखना है कॉलम रो कॉलम, वो V1 V2 दिए होते हैं, है ना, यानी कि वेरिएशन 1 वेरिएशन 2, तो उसके बेस पे हम यहाँ पे वैल्यूज निकालते हैं। तो ये F पहले वाले की वैल्यू आ गई 1.62 और दूसरे वाले की वैल्यू आ गई 1.42। तो यहाँ पे हमने क्यों, फिर हमने कैलकुलेट करी हमारी टेबल वैल्यू कितनी है, टेबल वैल्यू को हमने कंपेयर किया, टेबल वैल्यू आ रही है 8.94 और हमारी कितनी वैल्यू आ रही है, सिर्फ 1.62। सो व्हेन कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन योर टेबल वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब जितनी गलती होनी चाहिए थी वो 8.94 तक जा सकती थी और हमारी तो सिर्फ 1.62 आ रही है, इसका मतलब देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, है ना। और हमारा जो दूसरा है दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सेल्समैन, ये बिटवीन कॉलम्स वाला कंपेयर किया हमने अभी तक, ये इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेल्समैन सारे एक जैसे हैं, ठीक है, सेल्समैन की एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पे आ रहा है ये हम आगे देखते हैं, ये है हमारा 1.42, क्या इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, नो, क्योंकि इसकी भी जो टेबल वैल्यू आनी चाहिए थी वो 19.33 आनी चाहिए थी, लेकिन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F इज लेस देन, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लेस देन है एज कंपेयर टू अवर टेबल वैल्यू। एज ए रिजल्ट वी कैन से कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो
हमारा एक्सेप्ट होता है, वी कैन नॉट रिजेक्ट इट, and there is no difference between the columns, yeah, that is between the salesman, and between the rows, that is between the seasons. Any doubt so far? नो मैम। ठीक है, मैं ना आपको एक बार एक फोटो भेजती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर उसको फोटो खींच के आपको ये जो V1 और V2 कैसे निकला है, मैं F टेबल आपको दिखा देती हूँ। जस्ट गिव मी, इसको मेरे को स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपको।